बच्चों, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आप लोगों का स्वागत है। आज की फिजिक्स की क्लास में हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स की थर्ड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। रोटेशनल डायनेमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जो कि फ्लेक्सिबल ना हो, यानी कि जिसके इंटर पार्टिकल डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज नहीं होती ड्यूरिंग मोशन। और उसके बाद मैंने बताया था कि इसका मोशन 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में हम लोग रिजिड बॉडी को एज ए पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं। उसके मास को उसके सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेटेड मान करके एज ए पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं और उसका सिंपली मोशन इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स की मदद से डिफाइन कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने रिजिड बॉडी का सेकंड टाइप ऑफ मोशन पढ़ा था, जिसमें कि रोटेशनल मोशन की चर्चा स्टार्ट की थी। और हमने आपको बताया था कि किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट अगर रिजिड बॉडी घूम रही हो तो इक्वेशन ऑफ रोटेशन टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होती है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की चर्चा हुई थी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल इनर्शिया होती है जो ये बताती है कि रोटेशनल मोशन में इनर्शिया कितनी है, यानी कि रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन को बरकरार रखने की टेंडेंसी रिजिड बॉडी में कितनी है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की चर्चा कल हुई थी। तो रोटेशनल डायनेमिक्स में हम लोग आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया की चर्चा थोड़ी और आगे बढ़ाएंगे। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे जड़त्व आघूर्ण हिंदी में कहते हैं, इसकी 2 थ्योरम्स हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दोनों थ्योरम्स का डिस्कशन करेंगे पहले। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे हिंदी में जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, ये रोटेशनल मोशन की इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस इज रिटन एज I is equal to सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर। ये डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए फार्मूला है। और अगर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इंटीग्रल डी एम आर स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है। तो हम लोग एक छोटी सी पार्टिकल जिसका मास डी एम है, रिजिड बॉडी के भीतर एक छोटा सा पार्टिकल जिसका मास डी एम है और परपेंडिकुलर एक्सिस डिस्टेंस से आर है, उसके स्क्वायर से, आर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं डीएम को। ये छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है रोटेशन एक्सिस के अबाउट। और इसको इंटीग्रेट करते हैं पूरी बॉडी के लिए, तो रिजिड बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन एक्सिस के अबाउट आ जाती है। मान लीजिए रोटेशन एक्सिस जेड एक्सिस है या वाई एक्सिस है, जो भी है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट लिखी हुई है। रोटेशन एक्सिस को मैंने जेड एक्सिस माना हुआ है। तो ये बेसिक सूत्र है, बेसिक फार्मूला है। और इसकी मदद से हम लोग वेरियस बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं ये भी जानेंगे आज। लेकिन उसके पहले 2 थ्योरम्स पढ़ते हैं। नंबर 1 परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये दोनों बड़ी यूजफुल थ्योरम है, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आती हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में ये कहा गया है कि अगर कोई प्लेन रिजिड बॉडी है, अगर कोई प्लेन रिजिड बॉडी है, तो अगर सपोज कर लिया जाए कि ये रिजिड बॉडी XY प्लेन में रखी हुई है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर ये z एक्सिस है। 3 परपेंडिकुलर एक्सिस मैंने शो की हैं। x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix है और y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया Iy है और z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया Iz है। गौर करिएगा, x और y 2 परपेंडिकुलर एक्सिस बॉडी के प्लेन में हैं। एक प्लेन बॉडी है, लैमिना बॉडी है, तो उसमें 2 एक्सिस x और y उसके प्लेन में एग्जिस्ट कर रही हैं और थर्ड एक्सिस z एक्सिस उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस z एक्सिस के अबाउट Ix और Iy के सम के इक्वल होगी। ये थ्योरम कहती है
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती है कि अगर दो एक्सिस बॉडी के प्लेन में लाई कर रही हैं एक्स और वाई, तो एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का योग का सम जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है। जेड एक्सिस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जैसे ये एक रिजिड बॉडी है मान लीजिए, तो एक्स एक्सिस इस तरफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाला पेन एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स और वाई एक्सिस बॉडी के प्लेन में है और इसके परपेंडिकुलर ये तीसरी एक्सिस जेड एक्सिस है, ये वाली जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो जब हम जेड एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे बॉडी को, तो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स और वाई एक्सिस जो कि बॉडी के प्लेन में लाई कर रही हैं, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा। इसको मैं शॉर्ट में प्रूव भी करके दिखा दे रहा हूं। अगर मैं इस रिजिड बॉडी के ऊपर कोई पार्टिकल सपोज करूं डीएम मास का, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हैं, यहां से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रा करो, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये ओरिजिन है। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, तो ओरिजिन से मिलाने वाली ये जो लाइन है, ये अगर आर लेंथ की है तो आर कैन बी रिटन एज बाय पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट अगर हम छोटे से मास डीएम का लिखें तो डी आई जेड लिखेंगे, डीएम इंटू आर स्क्वायर। वो आर रेडियस के सर्किल पे रिवॉल्व करेगा। ये ओरिजिन से ज्वाइनिंग डिस्टेंस यानी कि जेड एक्सिस पर डीएम मास से ड्रा किया गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है और ये पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ पर घूमेगा जिसकी रेडियस आर होगी। तो डीएम आर स्क्वायर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डीएम मास के पार्टिकल का जेड एक्सिस के अबाउट डी आई जेड। अब अगर इंटीग्रेट करें बोथ साइड तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा जेड एक्सिस के अबाउट होल बॉडी का, और राइट साइड में इंटीग्रेशन जब करेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर जब इंटीग्रल को ओपन करेंगे, इंटीग्रल डीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रल डीएम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रल डीएम एक्स स्क्वायर पहला टर्म आएगा और इंटीग्रल डीएम वाई स्क्वायर सेकेंड टर्म आएगा। गौर करिएगा डीएम मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से वाई है, यानी कि जब हम रिजिड बॉडी को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो छोटे से मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से वाई है। तो डीएम इंटू वाई स्क्वायर एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी और इंटीग्रेट करने पर पूरी होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट आ जाएगा। यानी कि डीएम वाई स्क्वायर जो है वो आई एक्स है, ये आई एक्स है, और डीएम एक्स स्क्वायर इसी प्रकार आई वाई होगा, क्योंकि वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स होगा, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो ये जो इंटीग्रल डीएम एक्स स्क्वायर लिखा है ये कुछ और नहीं आई वाई है, वाई एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दिस इज आई वाई, एंड इंटीग्रल डीएम वाई स्क्वायर दिस इज आई एक्स। तो आई वाई प्लस आई एक्स इज इक्वल टू आई जेड प्रूव हो रहा है। आई जेड इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स या आई एक्स प्लस आई वाई भी कह सकते हो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीन परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स वाई जेड अगर हैं, उनमें से दो एक्सिस एक्स और वाई बॉडी के प्लेन में हैं और जेड एक्सिस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगी। यानी कि जेड एक्सिस के अबाउट घुमाने पर जो रोटेशनल इनर्शिया होगी वो एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया, और वाई एक्सिस के अबाउट घुमाने पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया है उन दोनों के सम के बराबर होगी। ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब आइए देखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई रिजिड बॉडी पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई रिजिड बॉडी सिचुएटेड है थ्री डायमेंशनल स्पेस में और इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक एक्सिस है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसी है, आईसी या आईसीएम है,
और इस एक्सिस के पैरेलल एक दूसरी एक्सिस ड्रा करें जो कि इस रिजिड बॉडी के भीतर से पास हो रही हो या इसके बाहर से पास हो रही हो। ये एक एक्सिस मैंने ए बी ड्रा की है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के समानांतर है, पैरेलल है। तो अगर इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस एल है तो ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास ऑफ रिजिड बॉडी इनटू एल स्क्वायर के प्रोडक्ट के सम के बराबर होगा। यानी कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें ज्ञात है, नोन है, तो उसमें हम m इंटू एल स्क्वायर ऐड कर देंगे तो आ जाएगी ए बी एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के पैरेलल एक्सिस है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें ICM पता है तो ICM में ml स्क्वायर ऐड करके हम लोग ए बी लाइन यानी कि ए बी एक्सिस जो कि गिवन ICM वाली जो सेंटर मास से पासिंग एक्सिस है उसके पैरेलल एक्सिस है ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। और इससे ये समझ में आ रहा है कि ICM में कोई टर्म ऐड हो रहा है तो IAB की वैल्यू ICM से ज़्यादा होगी, IAB की वैल्यू ICM से ग्रेटर होगी। या ये भी कह सकते हैं कि अगर हम AB वाली एक्सिस को शिफ्ट करके ICM वाली एक्सिस मतलब सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस पर कोइंसाइड कर दें, इस एक्सिस को इस एक्सिस पर कोइंसाइड कर दें तो L 0 हो जाएगा। इफ L इज टेंडिंग टू जीरो, अगर इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस 0 हो जा रही है यानी कि AB वाली एक्सिस इस वाली एक्सिस पर, AB वाली एक्सिस इस वाली एक्सिस पर लाई कर रही है तो L टेंडिंग टू 0 होगा तो IAB ICM के इक्वल हो जाएगा। यानी कि ICM ये लीस्ट वैल्यू है। तो सेंटर ऑफ मास से पासिंग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लीस्ट होती है, बाकी अदर पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर होती जाती है जैसे जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच बढ़ती है। इस फार्मूले को अगर आप प्रूव करना चाहो तो बहुत इजीली प्रूव हो जाता है कि यहाँ पर अगर कोई हम छोटा सा मास DM मान लें और सेंटर ऑफ मास से ये वेक्टर कनेक्ट कर लें R' मान लें इसको, और यहाँ पर कोई पॉइंट ओरिजिन O मान लें और इससे ये कनेक्टिंग वेक्टर पार्टिकल P का R मान लें और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये L वेक्टर है। तो आप डायग्राम से देख रहे हो कि L वेक्टर OC वेक्टर यानी कि L वेक्टर प्लस R' वेक्टर इन दोनों का सम R वेक्टर है। ये वाला वेक्टर जो R वेक्टर है वो L वेक्टर और R' वेक्टर का सम है, ये हमको दिख रहा है। तो अगर हम AB से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें छोटे से मास DM का, तो DIAB छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया DI लिखा जाए, DIAB एक्सिस के अबाउट, तो वो होगा DM इंटू R स्क्वायर, R परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो जब AB से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट ये छोटा सा मास रिवॉल्व करेगा तो R रेडियस के सर्किल पर रिवॉल्व करेगा। तो DM R स्क्वायर ये छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसको इंटीग्रेट करें तो IAB की वैल्यू प्राप्त होगी और DM R स्क्वायर में R स्क्वायर को हम लोग R वेक्टर डॉट R वेक्टर लिख सकते हैं। आप जानते हैं दो वेक्टर का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब R वेक्टर की वैल्यू यहाँ से अगर पुट करें L प्लस R डैश यहाँ पर, तो ये इंटीग्रल DM L प्लस R डैश L वेक्टर प्लस R डैश वेक्टर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और होल स्क्वायर अगर खोलें हम या डॉट प्रोडक्ट खोलें हम एक्सपेंड करें तो पहला टर्म आएगा R डैश डॉट R डैश वेक्टर यानी कि R डैश स्क्वायर प्लस दूसरा आएगा L वेक्टर डॉट L वेक्टर यानी L स्क्वायर, और तीसरा टर्म आएगा L डॉट R डैश एंड R डैश डॉट L यानी कि ट्वाइस L डॉट R डैश। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। इंटीग्रल DM से अंदर मल्टीप्लाई करें तो इंटीग्रल DM R डैश स्क्वायर प्लस इंटीग्रल DM L स्क्वायर प्लस ट्वाइस L वेक्टर इंटीग्रल DM
आर डैश, ये 3 टर्म प्राप्त होंगे। इनमें से जो पहला टर्म है डी एम आर डैश स्क्वायर, ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये आईसीएम है। ये टर्म फर्स्ट टर्म आईसीएम है। सेकेंड टर्म में एल स्क्वायर इंटीग्रल के बाहर रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। इंटीग्रल डीएम का मतलब है टोटल मास, कैपिटल एम, होल मास मैंने रिजिड बॉडी का कैपिटल एम माना हुआ है, तो ये कैपिटल एम जो है इंटीग्रल डीएम के इक्वल होगा ही, तो इंटीग्रल डीएम की वैल्यू कैपिटल एम यहाँ लिख देंगे सेकंड टर्म में, तो एम एल स्क्वायर सेकंड टर्म प्राप्त हो जाएगा। और थर्ड टर्म देखिए 2l वेक्टर डॉट डी एम आर डैश, डी एम आर डैश, गौर करें सेंटर ऑफ मास को अगर ओरिजिन के तौर पे ट्रीट किया जाए, तो सेंटर ऑफ मास को अगर ओरिजिन के तौर पे ट्रीट किया जाए तो आरसीएम लिख सकते हैं, आरसीएम डैश लिखा जा सकता है इंटीग्रल डीएम आर डैश वेक्टर डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डीएम, यानी कि टोटल मास। लेकिन अगर हम सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान रहे हैं तो आरसीएम डैश 0 है। सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष, सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर 0 होगा, तो आर डैश सीएम 0 है। इसलिए जब इंटीग्रल डीएम यानी कि कैपिटल एम से इधर 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, इंटीग्रल डीएम आर डैश वेक्टर की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस वैल्यू का अगर हम उपयोग करें, यूज करें थर्ड टर्म में, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। कुल मिला करके लास्ट में आपके पास जो 2 टर्म बचेंगे आरएचएस में, वो पहला टर्म आईसीएम है और सेकेंड टर्म एमएल स्क्वायर है, यानी कि आपका फार्मूला प्रूव हो रहा है आईसीएम प्लस एमएल स्क्वायर। तो आई ए बी कैन बी रिटेन एज फर्स्ट टर्म है इंटीग्रल डीएम आर डैश स्क्वायर जो कि आईसीएम है, और सेकेंड टर्म इंटीग्रल डीएम एल स्क्वायर है, इंटीग्रल डीएम की जगह कैपिटल एम लिखेंगे, टोटल मास, तो ये आ जाएगा फार्मूला आई ए बी इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एल स्क्वायर, यानी कि ये फार्मूला प्रूव हो जाएगा, ये वाला फार्मूला प्रूव हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने कैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम को प्रूव किया है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी एक यूजफुल थ्योरम है जिसमें कि हम लोग सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमको ज्ञात है, नोन है, पता है, तो उसमें हम एम एल स्क्वायर ऐड करके हम लोग ए बी एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पासिंग एक्सिस के समानांतर है, पैरेलल है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ये एक्सिस रिजिड बॉडी के भीतर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। गौर करिएगा इस इक्वेशन का, इस फार्मूले का ये तात्पर्य है, ये मीनिंग दिख रही है कि रिजिड बॉडी को सेंटर ऑफ मास से पासिंग एक्सिस के अबाउट घुमाइए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीएम आएगी। फिर रिजिड बॉडी को एज ए पार्टिकल ट्रीट कीजिए और एम मास को सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड मान लीजिए, और उस सेंटर ऑफ मास पर रखे हुए मास को अगर हम ए बी एक्सिस के अबाउट घुमाएं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास की एम एल स्क्वायर होगी। यानी कि अगर ए बी एक्सिस के अबाउट घुमाएं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऑल पार्टिकल्स को घुमाने प्लस सेंटर ऑफ मास पर फोकस्ड पूरे मास को इस एक्सिस के अबाउट एज ए पॉइंट मास टर्न करने या घुमाने पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी उन दोनों के सम की इक्वल होगी आई ए बी। यानी कि इस एक्सिस के अबाउट घुमाने का तात्पर्य ये है कि पहले पॉइंट मास को घुमाइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगी एम एल स्क्वायर ए बी लाइन के अबाउट। फिर इस एक्सिस के अबाउट घुमाने का अल्टरनेट मेथड ये है कि सेंटर ऑफ मास पर रखे हुए मास को पहले घुमाइए, टर्न करिए, रोटेट करिए ए बी एक्सिस के अबाउट एज ए पार्टिकल, फिर उसके बाद इस सेंटर ऑफ मास से पासिंग एक्सिस के अबाउट ऑल पार्टिकल्स को एज ए रिजिड बॉडी घुमाइए और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीएम निकालिए, आईसीएम को एमएल स्क्वायर में ऐड करिए तो आई ए बी प्राप्त होगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी, और ये इस फार्मूले से भी समझ में आ रहा है कि आईसीएम जो है वो लीस्ट वैल्यू पजेस करेगा। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ फार्मूले बता दे रहे हैं इंटीग्रेशन मेथड से कैसे फाइंड किए जाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड फार्मूले कुछ जैसे रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर एग्जांपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग जिसे हिंदी में वलय कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस, अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस। तो ज्योमेट्रिकल एक्सिस आप जानते ही हैं, किसी रिंग की ज्योमेट्रिकल एक्सिस उसके सेंटर से पास होती है और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है।
तो अगर ये एक रिंग मैं बनाऊं जिसका मास m है और इसकी रेडियस ये कैपिटल R है, तो इसका जो प्लेन है सर्किल का, रिंग का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस मैं ड्रा कर रहा हूँ सेंटर से पास होने वाली ये लाइन ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, जियो एक्सिस, ज्योमेट्रिकल एक्सिस। ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट अगर हम रिंग को घुमाएं और इसका रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक छोटा सा मास dm लेना पड़ेगा इसकी पेरीफेरी पर, इसकी सर्कमफ्रेंस पर, और छोटे से मास dm की परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर्किल के या रिंग के रेडियस के बराबर है। तो dm को r² से मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल मास dm का, और इसको इंटीग्रेट करिए पूरी सर्कमफ्रेंस के लिए, यानी पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पूरी पेरीफेरी पर इंटीग्रेट करिए तो इंटीग्रल dm r², ये इंटीग्रल di की वैल्यू होगी। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है स्मॉल मास का, और पूरी रिंग का निकालने के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट करने का मतलब होता है ऐड करना, तो छोटे छोटे मासेस में इसको डिवाइड करेंगे, dm में इसके पेरीफेरी पर छोटे छोटे मासेस लेकर के, और सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस के अबाउट निकाल करके ऐड किए जा सकते हैं। मैं यहाँ आपको बता दूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन जब रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल एक ही एक्सिस के अबाउट टर्न करते हैं, रोटेट करते हैं, तो उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मान को डायरेक्ट ऐड किया जा सकता है। तो वही यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल एक्सिस के अबाउट, जियोमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट निकलेगी इंटीग्रल dm r², बट r² कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रल के बाहर चला जाएगा। इंटीग्रल dm की वैल्यू आ जाएगी टोटल मास m, तो इसकी जगह हम लोग टोटल मास ऑफ द रिंग लिख देंगे m r²। इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग की आ जाएगी ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट m r²। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल पेश कर रहा हूँ जिसमें कि हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर रहे हैं। अब अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस सेंटर ऑफ मास, आपको पता होगा जो इसका रिंग का सेंटर है वो इसका सेंटर ऑफ मास भी है अगर पेरीफेरी पर इवनली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेंटर ऑफ मास से पासिंग एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ये ICM है, और इस एक्सिस को अगर हम a' b' मान लें और इसके पैरेलल कोई लाइन यहाँ पर ड्रा करें जो कि इसकी पेरीफेरी के पॉइंट P को टच करते हुए ड्रा करें, यानी कि P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, AB लाइन टेंजेंट है P पॉइंट पर, और ये AB लाइन a' b' लाइन जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उसके पैरेलल है। तो ये इन दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जो L है वो रेडियस के बराबर है, L = R है। अब अगर हमसे कहा जाए कि इस टेंजेंट AB जो कि सर्किल के प्लेन के परपेंडिकुलर है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, तो हम IAB लिख सकते हैं बाय द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। IAB शुड बी इक्वल टू ICM प्लस m r², m इंटू L², L की जगह R लिख रहे हैं तो m इंटू r²। ICM की वैल्यू m r² ऑलरेडी है, ये ऊपर निकाल चुके हैं, तो ICM की वैल्यू पुट कर दीजिए m r², तो m r² में m r² ऐड कर दीजिए, 2m r² आ जाएगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी IAB। तो ज्योमेट्रिकल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई टेंजेंट है तो उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग की 2m r² आ जाएगी। अब यहां पर हम इसी एग्जांपल में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी अप्लाई करके दिखाते हैं। एक एग्जांपल और लें, अगर हमसे कहा जाए कि एक टेंजेंट है वो इस AB टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, CD टेंजेंट जो कि सर्किल के प्लेन में लाई कर रहा है, ICD की वैल्यू फाइंड करिए। ICD की वैल्यू फाइंड करिए तो हम क्या करेंगे, पहले सेंटर ऑफ DE मान लें, DE टेंजेंट है तो IDE की वैल्यू निकालो। DE टेंजेंट जो कि सर्किल के प्लेन में लाई कर रहा है, उस टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को कहा जाए तो हम लोग क्या करेंगे कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक लाइन ड्रा करेंगे इसी टेंजेंट के समानांतर पैरेलल, यानी कि इसको हम y एक्सिस मान लेंगे। सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली DE लाइन के पैरेलल लाइन को y एक्सिस मान लेंगे और एक x एक्सिस इसके लंबवत परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। और आप देख रहे हैं कि x और y एक्सिस रिंग के प्लेन में है, और ये जो थर्ड एक्सिस AB a' b' एक्सिस है, a' b' एक्सिस, ये z एक्सिस मान लें, इसको z एक्सिस मान लें a' b' को, तो हम लिख सकते हैं कि z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix और Iy के बराबर हो, के सम के इक्वल होगी।
आई एक्स और आई वाई के सम के इक्वल होगी बाय द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो आई एक्स और आई वाई जो कि डायमीटर भी हैं, दोनों डायमीटर हैं और दोनों सिमेट्रिकली दो इक्वल हाफ में रिंग को कट करते हैं, तो हम ज्योमेट्री की रिंग की सिमेट्रिकल ज्योमेट्री से कह सकते हैं कि आई एक्स और आई वाई बराबर होंगे, क्योंकि दोनों डायमीटर है। तो एक्स एक्सिस भी डायमीटर है, वाई एक्सिस भी डायमीटर है, दोनों रिंग के प्लेन में है, तो आई एक्स और आई वाई इक्वल होंगे। इसलिए आई वाई की जगह आई एक्स लिखा जा सकता है, तो 2ix या 2iy, तो आई वाई की जगह मैंने आई एक्स भी लिख सकता हूँ या आई एक्स की जगह आई वाई, तो मैंने आई एक्स की जगह आई वाई लिखा, तो 2iy इज इक्वल टू आई जेड। और आई जेड जो है वो जेड एक्सिस ए डैश बी डैश एक्सिस है, जो कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली ज्योमेट्रिकल एक्सिस है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है। ये आई ए डैश बी डैश भी है, जिसे हम आई जेड कह रहे थे, ये आई जेड है। तो आई जेड की वैल्यू एम आर स्क्वायर हमको पता है, तो एम आर स्क्वायर यहाँ लिखेंगे और इज इक्वल टू 2iy आ जाएगा। तो आई वाई की वैल्यू निकलेगी, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगी हाफ एम आर स्क्वायर। 2 को नीचे ले आइए, तो हाफ एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगी आई वाई। तो वाई एक्सिस जो कि डायमीटर है और एक्स एक्सिस जो कि डायमीटर है, दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ जाएगी, हाफ एम आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ जाएगी आई एक्स और आई वाई की हाफ एम आर स्क्वायर। अब हाफ एम आर स्क्वायर वाई एक्सिस के अबाउट आ गई है, इसी के समानांतर इस वाले डायमीटर वाई एक्सिस वाले डायमीटर के पैरेलल है डीई वाला टेंजेंट। तो डीई वाले टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, इस पैरेलल एक्सिस से जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है वाई एक्सिस, इस वाली पैरेलल एक्सिस और इस वाली टेंजेंट के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि रेडियस के बराबर है, हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता है, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता है और डीई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो लिखेंगे आई डीई इज इक्वल टू आई सी एम, जो कि वाई एक्सिस के अबाउट है, आई सी एम वाई प्लस एम आर स्क्वायर। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं वाई एक्सिस और डीई एक्सिस, दो पैरेलल एक्सिस लेकर के पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आई सी एम अबाउट वाई एक्सिस, आई सी एम सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है वाई एक्सिस, इसलिए इसको आई सी एम बोलेंगे, बट आई सी एम वाई लिखेंगे। तो ये जो आई सी एम वाई की वैल्यू हम लोगों ने हाफ एम आर स्क्वायर निकाली है, हाफ एम आर स्क्वायर यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ऊपर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आई डी ई की वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, यानी कि 3/2 एम आर स्क्वायर आ जाएगी। तो सॉल्व करने पर ये 3/2 एम आर स्क्वायर आ जाएगा। तो आई डी ई सेंटर ऑफ मास से पासिंग वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है हाफ एम आर स्क्वायर, इसके अबाउट हाफ एम आर स्क्वायर है, तो एम आर स्क्वायर में ऐड करके आई डी ई निकल आएगा 3/2 एम आर स्क्वायर, यानी कि एक ऐसा टेंजेंट जो सर्किल के प्लेन में लाई कर रहा हो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 एम आर स्क्वायर आ जाएगा। तो गौर करिएगा, अगर टेंजेंट सर्किल के प्लेन के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 एम आर स्क्वायर आएगी, जबकि अगर टेंजेंट सर्किल के प्लेन में है तो 3/2 एम आर स्क्वायर आएगी। तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड दोनों थ्योरम समझ गए होंगे और इनका एप्लीकेशन वेरियस न्यूमेरिकल्स में होगा, जहां पर भी होगा वहां हम बताते जाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी रिजिड बॉडी का निकाल के दिखाते हैं जिसमें कि कुछ पोर्शन कट कर दिया गया हो। एक एग्जांपल लेते हैं, इस टाइप का एग्जांपल पूछा गया है एग्जाम में, जेई के एग्जाम में। ये एक डिस्क है, आर रेडियस की और एम मास की डिस्क है ये, और इस डिस्क में एक सर्कुलर छोटी डिस्क कट कर दी गई है जिसकी रेडियस r/2 है, यानी कि उसका डायमीटर r है। तो ये सेंटर ऑफ मास है होल डिस्क का और ये सेंटर ऑफ मास है C डैश उस डिस्क का जो डॉटेड मैंने बनाई है, जो कट की गई, जिसको मैं रेड कलर से शेडोड कर दे रहा हूं। तो हमने डिस्क के भीतर एक छोटी डिस्क काट के निकाल दी है, बचे हुए पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को कहा गया है सेंटर ऑफ मास के अबाउट या किसी अन्य पॉइंट के अबाउट। तो पहले हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल दे रहे हैं, फिर बाद में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके किसी अदर पॉइंट के अबाउट भी निकाल सकते हैं। तो हमें आईसी निकालना है
ट्रंकेटेड डिस्क का, कटी हुई डिस्क का, तो हम क्या करेंगे, आईसी निकालने के लिए होल डिस्क का, पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, होल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे जब नहीं कटी थी, होल डिस्क, पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट। फिर हम कटी हुई डिस्क, जो छोटी डिस्क है जिसकी रेडियस r/2 है, जिसका सेंटर ऑफ मास C' है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे C के अबाउट। तो फिर हम इसमें से ट्रंकेटेड कट पोर्शन का, जो हमने कट करके निकाला है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे C से पासिंग एक्सिस के अबाउट। समझ गए होंगे टेक्निक क्या है, थीम क्या है। आइडिया या थीम ये है कि हमें पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीएम होल डिस्क का मालूम है, हाफ mr² होता है, ये हमको ज्ञात है, पता है। और इसमें से कटी हुई डिस्क का, जो कटी हुई डिस्क है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया C पॉइंट के अबाउट निकालेंगे। अच्छा, कटी हुई डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया C' के अबाउट, इसके खुद के सेंटर C' के अबाउट आपको पता है हाफ इट्स मास, इसका मास m' मान ले, रेडियस r/2 होल स्क्वायर। ये कटी हुई डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो काट के निकाली जा रही है। तो जो काट के निकाल रहे रेड पोर्शन, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया C' के अबाउट इतना होगा। अब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे और ट्रांसफर करेंगे एक्सिस को C' से C पर। तो C वाली एक्सिस, C से पासिंग एक्सिस के अबाउट कट पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से IC' प्लस m' r/2 का होल स्क्वायर। जो L है इस एक्सिस, इन दोनों एक्सिस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो r/2 है, तो r/2 का होल स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे। और गौर करिएगा, पूरी डिस्क का मास अगर m है तो जो छोटी डिस्क है उसका मास m/4 होगा। क्यों? क्योंकि पूरी डिस्क का एरिया πr² है और छोटी वाली डिस्क का एरिया πr/2 होल स्क्वायर यानी कि πr²/4 है। तो एरिया चूंकि बड़ी डिस्क का अगर a है πr², तो जो कट पोर्शन है, जो हमने कट किया है, उसका एरिया πr/2 होल स्क्वायर है यानी कि a/4 है। गौर करिएगा, पूरी डिस्क का एरिया πr² है, कटी हुई जो डिस्क काट के निकाली गई उसका एरिया πr/2 होल स्क्वायर यानी कि a/4 है। इसलिए लैमिनर बॉडी है, प्लेन बॉडी है, तो इस वजह से मोमेंट मास जो होगा एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। तो पूरी बॉडी का मास अगर m है, इस वाले का मास अगर m है, तो इस वाले का मास m/4 हो जाएगा क्योंकि एरिया by4 हो रहा है। तो अंडरस्टूड बात हो गई। यूनिटरी मेथड से हम निकाल पाएंगे m' की वैल्यू m/4 है और m' की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 1/2 m', ये वैल्यू पुट कर रहे हैं IC' की यहाँ पर, तो 1/8 mr², यहाँ पर r²/4 आएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा, तो 1/8 mr², ये वैल्यू आएगी, प्लस m' r²/4। तो गौर करें IC' की वैल्यू ये 1/8 m' r² है, ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट करिए। तो IC' हमको पता है और इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर IC पर से IC निकाल रहे हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं, तो IC निकल आएगा C से पासिंग एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कट पोर्शन का, जितना हमने कट करके निकाला है I, जिसे I कट C लिख रहे हैं हम, तो इसकी वैल्यू 1/8 m' में m' ऐड करिएगा तो आ जाएगा 1/8 + 1/4 कॉमन m' r²। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए 8 LCM लेकर के, तो 1 + 2 3/8 आ जाएगा, 3/8 m' r²। अब m' की वैल्यू पुट कर दीजिए m/4, तो m/4 r²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कट पोर्शन का आ जाएगा C एक्सिस के बाद, और ये 8 × 4 32 हो जाएगा, तो 3/32 m r²। ये कट पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 3/32 mr²। ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। तो जो पोर्शन हमने कट किया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/32 mr² है, और
जो हमने डिस्क काटी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी से पासिंग परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट 3/20 mr² मैंने निकाल के आपको दिखाया। ये वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। कट पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी से पासिंग परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डिस्क का खुद का अपना जब नहीं काटी गई थी। तो ये फुल डिस्क का है, इसमें से कट पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आ जाएगा बची हुई डिस्क का, ट्रंकेटेड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी से पासिंग एक्सिस के अबाउट। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, mr² कॉमन हो जाएगा और 1/2 में 3/32 सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा थोड़ा सा, तो 16 - 3 13 आ जाएगा, 13/32 mr²। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आइडिया आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी रिजिड बॉडी से कोई पोर्शन कट करके निकाला जाए तो होल बॉडी जब नहीं कट किया था तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट क्या थी वो निकाल लीजिए, फिर कट पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट निकाल लीजिए, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो बची हुई डिस्क या बचे हुए ट्रंकेटेड पोर्शन का कटने के बाद जो बचा हुआ पोर्शन उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आती है। ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया है आपके सामने, इस टाइप के और एग्जाम्पल आप लोग करिएगा। अब आइए हम लोग आज एंगुलर मोमेंटम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम किसी पार्टिकल का क्या होता है और किसी रिजिड बॉडी का क्या होता है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम की चर्चा प्रारंभ करते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, ऑफ ए मूविंग पार्टिकल अबाउट ए गिवन पॉइंट। एंगुलर मोमेंटम और टार्क हमेशा किसी गिवन पॉइंट या गिवन एक्सिस के अबाउट ही निकाले जाते हैं, और जिस भी पॉइंट के अबाउट निकालना है उसका डिसीजन आपको खुद या तो क्वेश्चन में करना पड़ेगा या तो दिया रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट ए गिवन पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग एंगुलर मोमेंटम डिस्कस कर रहे हैं किसी मूविंग पार्टिकल का, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे रिजिड बॉडी का। तो ये देखिए 3 डायमेंशनल स्पेस में XYZ 3 एक्सिस मैंने ड्रा की हुई हैं। ओरिजिन पर एक प्रेक्षक, एक ऑब्जर्वर खड़ा है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे कर्ड पाथ पर। इस किसी पॉइंट P से जब ये गुजर रहा है, पास हो रहा है, तो इसकी वेलोसिटी v वेक्टर द्वारा प्रदर्शित की गई है, शो की गई है। वेलोसिटी को अगर हम मास से मल्टीप्लाई करें, पार्टिकल का मास m माना है मैंने, सपोज किया हुआ है, तो m × v ये इसका लीनियर मोमेंटम है। किसी पार्टिकल की किसी पॉइंट के अबाउट घूमने की जो टेंडेंसी होती है वो 2 वजह से होती है, एक तो फोर्स की वजह से, दूसरा उसके खुद के लीनियर मोमेंटम की वजह से। फोर्स की वजह से किसी पॉइंट के अबाउट किसी पार्टिकल की जो टर्निंग टेंडेंसी होती है, घूमने की टेंडेंसी होती है, उसे मोमेंट ऑफ फोर्स या टार्क कहते हैं। लेकिन किसी पार्टिकल की, मूविंग पार्टिकल की किसी पॉइंट के अबाउट घूमने की जो टेंडेंसी या रोटेट करने की जो टेंडेंसी होती है, उसके खुद के लीनियर मोमेंटम की वजह से उसे हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ द पार्टिकल अबाउट ए पॉइंट ड्यू टू इट्स ओन लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर अबाउट ए पॉइंट O, एंगुलर मोमेंटम को हम एल वेक्टर से लिखते हैं। मूविंग पार्टिकल का O पॉइंट ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इस पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम का मोमेंट कहलाता है। यानी कि लीनियर मोमेंटम का ओरिजिन के अबाउट मोमेंट, तो ओरिजिन से पॉइंट P, पार्टिकल P को कनेक्ट करने वाला जो पोजीशन वेक्टर है, R वेक्टर है, ये कनेक्टिंग वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाता है। ओरिजिन से किसी पार्टिकल का कनेक्टिंग वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो पोजीशन वेक्टर R वेक्टर का अगर लीनियर मोमेंटम वेक्टर P वेक्टर से क्रॉस गुणा कर दिया जाए, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया जाए, तो आ जाता है
मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम के मोमेंट को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, और मोमेंट हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट लिया जाता है या किसी एक्सिस के अबाउट लिया जाता है। तो अभी हम किसी पॉइंट के अबाउट की बात कर रहे हैं। तो ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम मूविंग पार्टिकल का LO, एंगुलर मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल अबाउट ओरिजिन O इज R क्रॉस P। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y, z है, अगर इसके कोऑर्डिनेट x, y, z है, तो r वेक्टर की जगह हम लोग xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप लिख सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट p वेक्टर से लेंगे। p वेक्टर के तीन कंपोनेंट px, py, pz अगर हों तो pxi कैप प्लस pyj कैप प्लस pzk कैप लिखा जा सकता है p वेक्टर को। तो pxi कैप प्लस pyj कैप प्लस pzk कैप मैंने p वेक्टर की जगह लिखा है, और r वेक्टर की जगह गिवन कोऑर्डिनेट x, y, z के टर्म्स में r वेक्टर को xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप लिखा है। और दो वेक्टर अगर ijk के टर्म्स में दिए हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए डिटर्मिनेंट बनाते हैं। आपने पढ़ रखा है, मैंने पढ़ाया है वेक्टर चैप्टर में। ijk फर्स्ट रो में, सेकंड रो में x, y, z कोऑर्डिनेट, और थर्ड रो में px, py, pz जो कोफिशिएंट ijk के हैं p वेक्टर में वो लिखे जाते हैं। तो px, py, pz। अब अगर आप इस डिटरमिनेंट को खोलो, ओपन करो, तो आपको ओपन करना आता है। आई कैप के प्रोडक्ट में क्या आएगा, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, y इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी वाई, वाई इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी वाई, माइनस जे कैप इंटू जे कैप के प्रोडक्ट में इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, x इंटू पी जेड, एक्स इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी एक्स आ जाएगा। इसी तरीके के कैप के प्रोडक्ट में क्या आएगा, के कैप के प्रोडक्ट में आएगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ऐसे आ जाएगा। गौर करें, ये जो आई कैप के प्रोडक्ट में टर्म है ये एल एक्स है, एंगुलर मोमेंटम एल ओ वेक्टर का एक्स कंपोनेंट एल एक्स है, माइनस साइन के साथ में ये वाला जो पार्ट है जो जे कैप का कोफिशिएंट है, जे कैप का कोफिशिएंट है वो एल वाई है, और जो के कैप का कोफिशिएंट है वो एल जेड है। तो आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस के अबाउट पार्टिकल को घुमाने में y और z कोऑर्डिनेट्स का कंट्रीब्यूशन है, और मोमेंटम के z और y कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन है। px का कंट्रीब्यूशन नहीं है। px का कंट्रीब्यूशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रांसलेटरी मोशन में तो होगा, लेकिन एक्स एक्सिस के बाद घुमाने या रोटेटरी मोशन में नहीं होगा। तो lx ये है, ly ये है, और lz ये है। l वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है किसी पॉइंट के अबाउट। लेकिन अगर पर्टिकुलर एक्सिस जैसे वाई एक्सिस के अबाउट अगर पार्टिकल घूम रहा है, अगर पार्टिकल, अब हम यहाँ पे बात को थोड़ा चेंज कर रहे हैं कि अगर पार्टिकल वाई एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो सिर्फ हम एल वाई लेंगे, एल एक्स और एल जेड को छोड़ देंगे। इफ पार्टिकल इज रिस्ट्रिक्टेड या बाउंडेड to rotate about y axis, then y axis के about angular momentum लिया जाएगा माइनस x इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी एक्स। ये है एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस, ये है एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। मान लीजिए फिक्स्ड एक्सिस वाई एक्सिस है, उसके अबाउट पार्टिकल घूम रहा है, तो मोमेंट पहले हम एंगुलर मोमेंटम वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, फिर देखते हैं पार्टिकल अगर रिस्ट्रिक्ट किया गया है वाई एक्सिस के अबाउट या एक्स एक्सिस के अबाउट, तो हम सिर्फ जिस एक्सिस के अबाउट पार्टिकल घूम रहा है उसको कंसीडर करते हैं। तो अगर वाई एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो एल वाई को कंसीडर करेंगे, एल एक्स और एल जेड को छोड़ देंगे। तो ये एल ओ जो है ये एंगुलर मोमेंटम है अबाउट ए पॉइंट दैट इज ओरिजिन, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए पॉइंट दैट इज ओरिजिन। मैं ओरिजिन के अबाउट समझा रहा था। तो एंगुलर मोमेंटम किसी पार्टिकल का किसी पॉइंट के अबाउट भी फाइंड किया जा सकता है और किसी एक्सिस के अबाउट भी, जैसी सिचुएशन हो। तो एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, और यहाँ पर हम और इस फार्मूले को क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन से ओपन करके भी एक
और इसका दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं। आर वेक्टर और पी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर खोलिए तो आएगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट खोलिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट खोलिए तो आएगा एल ओ वेक्टर इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा एन कैप। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फार्मूला होता है ए माड बी माड साइन थीटा एन कैप। तो गौर करिएगा, इस क्रॉस प्रोडक्ट के फार्मूले से मैंने इसको खोला तो आया आर पी साइन थीटा एन कैप। साइन थीटा को अगर हम आर के साथ लिख लें तो इसको हम ऐसे भी अरेंज करके शो कर सकते हैं, आर साइन थीटा इंटू पी। अब आप चित्र को फिर से देखिए, डायग्राम को फिर से देखिए, तो आर साइन थीटा, आर वेक्टर को आगे बढ़ाइए, आर वेक्टर को आगे बढ़ाइए और पी वेक्टर को पीछे हटाइए, तो आर वेक्टर और पी वेक्टर, ये है आर वेक्टर और ये है पी वेक्टर, इनके बीच का ये एंगल थीटा है। अब आप ओरिजिन से पी वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन पर, पी वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन पर लंब गिराइए, परपेंडिकुलर गिराइए, तो ये देखिए परपेंडिकुलर गिर रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैंने डी परपेंडिकुलर कहा है। डायग्राम में देखिए ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, आर वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा मैंने सपोज किया है, तो ये वाला एंगल इसका अपोजिट एंगल थीटा होगा। अब आप ट्राइंगल एक देख रहे होगे OPM, इस पॉइंट को M मान लें, अगर हम OPM ट्राइंगल में हम लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू डी परपेंडिकुलर अपॉन आर। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, कर्ण होती है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, डी परपेंडिकुलर अपॉन आर, डी परपेंडिकुलर अपॉन आर। तो डी परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां से निकालो तो आर साइन थीटा आ रही है, तो ये जो फार्मूले में आर साइन थीटा लिखा है ये डी परपेंडिकुलर है, डी परपेंडिकुलर इंटू पी इंटू एन कैप। तो हम ये कह सकते हैं एलो वेक्टर ओ पॉइंट के अबाउट इस मूविंग पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड और लीनियर मोमेंटम के वेक्टर के ऊपर ओ पॉइंट से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ, जिसे आर्म लेंथ ऑफ पी वेक्टर भी कहते हैं, तो डी परपेंडिकुलर और पी के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल है एंगुलर मोमेंटम, और डायरेक्शन एन कैप है उसकी। डायरेक्शन कैसे आप ऑब्टेन करोगे, डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से फाइंड की जाती है। आर वेक्टर को आगे बढ़ाओ, पी वेक्टर को आगे बढ़ाओ, आर से पी की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को मोड़ो, आर वेक्टर से पी वेक्टर की तरफ, आर पहले लिखा है पी बाद में लिखा है, तो आर से पी की ओर फिंगर्स को टर्न करो, राइट हैंड की फिंगर्स को टर्न करो, थंब की डायरेक्शन, अंगूठे की डायरेक्शन, थंब की डायरेक्शन एलो वेक्टर की डायरेक्शन होगी, यानी कि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से या राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालते ही हैं, आप जानते हैं। तो आप इस तरीके से आर से पी की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को टर्न करके थंब की डायरेक्शन को देख लेना, वही एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की डायरेक्शन होगी, यानी कि इकाई सदिश यूनिट वेक्टर एन कैप की डायरेक्शन होगी। तो आपको एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल समझ में आ गया होगा। एंगुलर मोमेंटम किसी पार्टिकल का किसी पॉइंट के अबाउट कैसे निकालते हैं और किसी एक्सिस के अबाउट कैसे निकालते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन पेश करते हैं जो आईआईटी में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन जो जेई में पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक पार्टिकल एम मास का कांस्टेंट वेलोसिटी v से कांस्टेंट वेलोसिटी v से एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, एक्स एक्सिस के समानांतर, एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये h गिवन है, तो ओरिजिन के अबाउट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम बताइए आफ्टर टाइम t। चलना शुरू करता है वाई एक्सिस से, t टाइम के बाद यहाँ कहीं है, तो जब ये t टाइम पर यहाँ है p पॉइंट पर, तब इसका एंगुलर मोमेंटम बताइए ओरिजिन के अबाउट। तो बहुत ही सिंपल है, एल ओ वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस p एंड इट इज इक्वल टू डी परपेंडिकुलर इंटू पी, अभी मैंने समझाया, इंटू एन कैप। तो पी वेक्टर को पीछे एक्सटेंड करो और यहां से परपेंडिकुलर गिराओ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायग्राम में डी परपेंडिकुलर की वैल्यू h
साफ साफ दिख रही है। तो P वेक्टर के ऊपर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस h है, तो D परपेंडिकुलर की जगह h लिख दो, P की वैल्यू m इंटू v लिख दो, मैग्नीट्यूड लिखना है P वेक्टर का, मास इंटू वेलोसिटी इंटू n कैप। अब गौर करिएगा, अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है तो z एक्सिस आपकी तरफ ऐसे बाहर की तरफ होगा, अंडरस्टूड बात है, ये z एक्सिस है। अब आप चेक कर लो राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल से एलो वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। O पॉइंट से P को कनेक्ट करो, ये R वेक्टर है, ये R वेक्टर है डायग्राम में, ये P वेक्टर है, R वेक्टर को आगे एक्सटेंड कर लो, ये R वेक्टर है। R से P की तरफ फिंगर्स को टर्न करो, R से P की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को टर्न करो, थंब जा रहा है भीतर की ओर यानी कि माइनस के कैप, माइनस z एक्सिस, तो n कैप की जगह हम लोग माइनस के कैप लिख देंगे। तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मैग्नीट्यूड एंगुलर मोमेंटम का h इंटू एम वी या एम वी एच है और डायरेक्शन है माइनस के कैप। और ध्यान दीजिएगा ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये क्वेश्चन भी आईटी में पूछा गया है। एक पार्टिकल को हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल पाथ पर फेंका है वर्टिकल प्लेन में अंडर ग्रेविटी। इस पार्टिकल का मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है और इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है। ऐसा गिवन है क्वेश्चन में, मास m है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u है और एंगल थीटा पर हॉरिजॉन्टल से x एक्सिस से थीटा एंगल पर ऊपर की ओर फेंका गया है। ये पार्टिकल पैराबोलिक पाथ पर जाकर के जमीन पे गिरता है। पूछा यह गया है कि जब ये पार्टिकल किसी पॉइंट P पर है t टाइम के बाद, फेंका गया है ओरिजिन से और t टाइम के बाद P पॉइंट पर पहुंचता है, P पॉइंट से गुजरता है, तो P पॉइंट पर जब ये पार्टिकल है तब इसका एंगुलर मोमेंटम बताइए, इसका एंगुलर मोमेंटम बताइए O पॉइंट के बाद। और हाईएस्ट पॉइंट Q है, Q पर जब पहुंचता है तो इसका एंगुलर मोमेंटम बताइए O पॉइंट के बाद। तो पहले मैं Q पर जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया तब मैं बताता हूं। तो ये तो बहुत सिंपल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पैराबोला की मैक्सिमम हाइट है। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे देखो तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होती है, हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही होता है जो इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर है u cos थीटा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जो बची रहती है वो केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बच रहती है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पूरी पैराबोलिक मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में चेंज नहीं होती क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होता। ग्रेविटी की वजह से सिर्फ वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जो कि u का साइन कंपोनेंट है ui, ये चेंज होता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो लीनियर मोमेंटम है वो m इंटू यू cos थीटा है, ये लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से अगर इसको P वेक्टर को पीछे हटाओ और यहाँ से परपेंडिकुलर गिराओ तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस h के इक्वल है, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के इक्वल है। तो एंगुलर मोमेंटम O पॉइंट के अबाउट लिखेंगे हम d परपेंडिकुलर इंटू P का मैग्नीट्यूड। d परपेंडिकुलर की वैल्यू h है और P की वैल्यू mu cos थीटा है, ठीक है। तो ये LO O पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकल आ रहा है, h इज इक्वल टू mu cos थीटा। h की वैल्यू आपको याद होगी, प्रोजेक्टाइल वाले केस में आपने पढ़ा था, प्रोजेक्टाइल वाले चैप्टर में पढ़ा था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो h की वैल्यू पुट कर दीजिए, u स्क्वायर h की वैल्यू आपने पढ़ रखी है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट का फार्मूला पता है, h की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा mu क्यूब साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा अपान 2g। ये O पॉइंट के बाद एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आ गया। अब अगर डायरेक्शन देखना चाहते हो तो O पॉइंट से P पॉइंट को ज्वाइन करो, ये R वेक्टर हो गया, R वेक्टर को आगे एक्सटेंड कर लो, R से P की तरफ फिंगर्स को मोड़ लो, R से P की तरफ फिंगर्स को मोड़ लो, R वेक्टर से P की तरफ फिंगर्स को मोड़ो, थंब आ रहा है भीतर की ओर यानी कि माइनस के कैप इसकी डायरेक्शन है। तो माइनस के कैप लिख दो इसके प्रोडक्ट में और वेक्टर साइन लगा दो LO पर। तो O पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आ गया माइनस mu क्यूब साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा बाई 2g, डायरेक्शन है माइनस के कैप। अब अगर हमें किसी जनरल पॉइंट P पर निकालना हो
तो भी मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ। जनरल पॉइंट पी पर वेलोसिटी पहले निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। तो किसी जनरल पॉइंट पर जब ये है तो इसके कोऑर्डिनेट, अगर वाई कोऑर्डिनेट देखो, पी पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट डिफाइन करो, तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा u cos थीटा इंटू टी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम, और वाई कोऑर्डिनेट होगा सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स से निकल आएगा u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। यानी कि आर वेक्टर लिखना चाहो, ओ पॉइंट से पी को ज्वाइन करने वाला, ओ पॉइंट से पी को ज्वाइन करने वाला आर वेक्टर लिखना चाहो तो लिख सकते हो u cos थीटा टी आई कैप प्लस u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। ये मैंने x कोऑर्डिनेट को आई कैप से और y कोऑर्डिनेट को जे कैप से मल्टीप्लाई करके मैंने आर वेक्टर लिख लिया, पी पॉइंट का ओरिजिन के अबाउट पोजीशन वेक्टर। फिर मैंने मोमेंटम वेक्टर लिखा, पार्टिकल का मोमेंटम वेक्टर होगा m इंटू वेलोसिटी एट द पॉइंट p। वेलोसिटी वेक्टर को हम लोग लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता, तो ये vx की वैल्यू ux के बराबर होगी u cos थीटा आई कैप प्लस t टाइम के बाद वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से u sin थीटा माइनस जी टी। तो u sin थीटा माइनस जी टी, ये t टाइम के बाद वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा vy इंटू जे कैप। ये vy है और ये vx है, vx ux के बराबर ही होता है, तो vx इंटू आई कैप प्लस vy इंटू जे कैप, ये पूरा बन गया v वेक्टर, यानी कि v वेक्टर की वैल्यू ये होगी। तो v वेक्टर इंटू m, दिस इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। आर वेक्टर पता चल गया, पी वेक्टर पता चल गया, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना आपके लिए बहुत आसान है। तो ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जब पार्टिकल पी पॉइंट से गुजर रहा है, आर क्रॉस पी, क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों का लेना आपके लिए बहुत आसान है। आप आराम से डिटर्मिनेंट बना लो, डिटर्मिनेंट में आई कैप जे कैप लिख लो फर्स्ट रो में, और के कैप भी शो कर दो, आई कैप जे कैप के कैप, और एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट नीचे लिख लो, u cos थीटा u sin थीटा u cos थीटा टी u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और के कोऑर्डिनेट यहाँ पर है नहीं तो जीरो लिख देना। इसी तरीके पी एक्स पी वाई, ये पी एक्स है, एम से मल्टीप्लाई कर लो, एम इंटू यू cos थीटा, ये पी एक्स है और एम से अंदर मल्टीप्लाई करके u sin थीटा माइनस जी टी लिख लो, ये पी वाई है, और पी जेड जीरो है। तो थर्ड वाली जो कॉलम है उसको मैं थोड़ा शिफ्ट करके लिख दे रहा हूँ 0 0। तो इस तरीके से डिटरमिनेंट बन जाएगी आई जे के, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट 0, पी एक्स पी वाई पी जेड 0। तो इस तरीके से डिटरमिनेंट बन गई। डिटरमिनेंट को खोल लेना, एक्सपैंड कर लेना, तो ओ पॉइंट के अबाउट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा जब वो पी पॉइंट से गुजर रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम आपको समझ में आ गया होगा। एंगुलर मोमेंटम हम लोग किसी पार्टिकल का कैसे फाइंड करते हैं, किसी पॉइंट के अबाउट। अब हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी। इसको आराम से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इस टाइप के और क्वेश्चन करिएगा। आइए देखते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी। About a fixed axis. तो एंगुलर मोमेंटम रिजिड बॉडी का किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट क्या होता है। ये फिक्स एक्सिस है, इसके अबाउट एक रिजिड बॉडी घूम रही है। कोई पार्टिकल है एम आई
मास का ith पार्टिकल, और ये ri रेडियस के सर्किल पर रिवॉल्व कर रहा है। इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंशियल होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी vi है, vi वेक्टर से शो की गई है, vi उसका मैग्नीट्यूड है। तो एक्सिस के अबाउट, फिक्स एक्सिस मान लीजिए जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिग्मा mi ri स्क्वायर होगा, और जेड एक्सिस जो कि फिक्स एक्सिस है, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम, जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, सभी पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर सम होगा, यानी कि समेशन ऑफ आर आई क्रॉस पी आई लिखा जा सकता है। इसको हम लोग इंटीग्रल फॉर्म में अगर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, समेशन की जगह इंटीग्रेशन, आर आई की जगह आर आई ही रहेगा, पी आई की जगह हम लोग छोटा सा मास ले डीएम लेकर के, ये जो ith पार्टिकल्स का मास डीएम लेकर के डीएम इंटू वी आई वेक्टर लिख लेंगे। वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा। अगर डिस्क्रीट पार्टिकल हो तो ये फार्मूला लगता है, कंटिन्यूअस बॉडी हो, रिजिड बॉडी कंटिन्यूअस बॉडी होती तो हम ये फार्मूला लगा लेंगे, इस तरीके से बन जाएगा। ये हम लोग जानते हैं, एक फार्मूला और जानते हैं, वी आई वेक्टर कैन बी रिटन एज एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस आर वेक्टर या आर आई। तो हम लोग वी आई की जगह ओमेगा क्रॉस आर आई लिख सकते हैं। तो आर आई वेक्टर डीएम को हम लोग आगे ले सकते हैं, क्योंकि डीएम स्केलर है तो डीएम को आगे ले लें, और आर आई क्रॉस वी आई की जगह ओमेगा क्रॉस आर आई ऐसे लिख सकते हैं। ये एंगुलर मोमेंटम निकल रहा है रिजिड बॉडी का जेड एक्सिस के अबाउट। अब अगर इसको ओपन करें तो मैंने पढ़ाया था ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फार्मूला, ए डॉट बी इंटू सी माइनस ए डॉट सी इंटू बी, वो फार्मूला लगाएं और इसको सॉल्व करें तो ये जो टर्म लिखा है इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा इंटीग्रल डीएम कैपिटल आर स्क्वायर इंटू ओमेगा वेक्टर। ये जो कैपिटल आर आ रहा है, ये जो है कैपिटल आर जो आ रहा है वो ith पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कैपिटल आर, और ओरिजिन से डिस्टेंस है आर आई। ओरिजिन हमने सपोज किया था ओ, वहां से डिस्टेंस है आर आई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कैपिटल आर। तो जब इस क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर ये टर्म आ जाता है आर स्क्वायर ओमेगा वेक्टर के फॉर्म में। लेकिन प्योर रोटेशन के केस में रिजिड बॉडी जब प्योरली रोटेट करती है किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट, तो सभी पार्टिकल के एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होते हैं। तो इंटीग्रल के बाहर चला जाएगा ओमेगा वेक्टर, क्योंकि ओमेगा सभी पार्टिकल के लिए समान है, सेम है। तो ओमेगा वेक्टर को हम बाहर ले लेंगे और इंटीग्रल के अंदर आएगा डीएम आर स्क्वायर, और ये डीएम आर स्क्वायर में जो कैपिटल आर लिखा है ये एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल आर एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और आर आई जो है वो ओरिजिन से पार्टिकल की डिस्टेंस है, यानी कि आर आई वेक्टर उसका पोजीशन वेक्टर है। तो LZ वेक्टर इज फाइनली रिटन एज ओमेगा वेक्टर इंटू इंटीग्रल डीएम आर स्क्वायर, और इंटीग्रल डीएम आर स्क्वायर ये कुछ और नहीं, रोटेशन एक्सिस जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ये जो टर्म आ रहा है इंटीग्रल डीएम आर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जेड एक्सिस के अबाउट, जो कि रोटेशन एक्सिस भी है। तो ओमेगा, और ओमेगा पे भी ध्यान दीजिएगा, ये ओमेगा भी जेड एक्सिस के अबाउट ही एंगुलर वेलोसिटी है। ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रिजिड बॉडी घुमाई जा रही थी और इसका एंगुलर मोमेंटम हम नोटिस कर रहे थे, फाइंड कर रहे थे क्या होगा। तो LZ का फार्मूला आ रहा है IZ इंटू ओमेगा Z। तो रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम, रिजिड बॉडी घूमती हुई रिजिड बॉडी का जेड एक्सिस के अबाउट घूमने पर एंगुलर मोमेंटम LZ होगा IZ ओमेगा Z। अब अगर इस इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें टाइम के सापेक्ष,
अगर हम टाइम के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें ये जानने के लिए कि एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज क्या है। एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज यानी कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर निकालें कितनी है। तो डिफरेंशिएट करें बोथ साइड टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dLz बाई डी टी इज इक्वल टू आई जेड इंटू डी बाई डी टी ओमेगा जेड, यानी कि एंगुलर मोमेंटम की का टाइम डेरिवेटिव एंगुलर मोमेंटम में परिवर्तन की दर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई जेड इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा जेड, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज। और एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज होता है एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ये आ गया फार्मूला आई जेड इंटू एल्फा जेड इज इक्वल टू डी एल जेड बाई डी टी। और आई इंटू एल्फा जेड, आई जेड इंटू एल्फा जेड ये हमने कल पढ़ाया था, ये है टार्क एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी अबाउट जेड एक्सिस, तो ये है टाउ जेड। तो फार्मूला बना रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू एक्सटर्नली एक्टिंग टार्क ऑन द रिजिड बॉडी, एक्सटर्नली एक्टिंग टार्क ऑन द रिजिड बॉडी अबाउट द जेड एक्सिस। यानी कि हिंदी में बोले तो जेड एक्सिस के अबाउट घूमती हुई रिजिड बॉडी का कोणीय संवेग परिवर्तन की दर, जेड एक्सिस के अबाउट घूमती हुई रिजिड बॉडी के कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बाह्य बल के मोमेंट यानी कि एक्सटर्नल टार्क के इक्वल होती है। तो ये फार्मूला गौर करें, ये फार्मूला एनालॉजिकल फार्मूला है। इस फार्मूले से dp बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल या ऑन ए रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी पर अगर बाहर से बल लगाओगे तो वो इसके लीनियर मोमेंटम को चेंज करेगा। फोर्स का काम है लीनियर मोमेंटम को चेंज करना। फोर्स लीनियर मोमेंटम में परिवर्तन की दर के इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर फोर्स होता है, जबकि अप्लाइड एक्सटर्नल टार्क रिजिड बॉडी के एंगुलर मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज के बराबर होता है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ लीनियर मोशन में dp बाई dt इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स लिखा जाता है, और एंगुलर मोशन या रोटेटरी मोशन में dLz बाई dt इक्वल टू टाउ जेड के रूप में लिखा जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल टार्क एक्टिंग ऑन दैट रिजिड बॉडी। किसी रिजिड बॉडी पर अगर बाहर से फोर्स अप्लाई करके टार्क उत्पन्न करोगे, मोमेंट, फोर्स का कुछ मोमेंट होगा, तो रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम जरूर चेंज होगा। एंगुलर मोमेंटम में प्रति सेकंड जो चेंज आएगा, पर सेकंड जो चेंज आएगा एंगुलर मोमेंटम में, वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल, अप्लाइड एक्सटर्नल टार्क के इक्वल होगा। अब इसका उल्टा बोले, इफ द एक्सटर्नल टार्क इज जीरो, अगर एक्सटर्नल टार्क जीरो है, रिजिड बॉडी पर बाहर से फोर्सेस तो भले ही लग रहे हों, लेकिन उनका नेट टार्क, टोटल टार्क, उन सभी फोर्सेस के मोमेंट का वेक्टर सम अगर जीरो है, नेट एक्सटर्नल टार्क अगर जीरो है, तो रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज जीरो हो जाता है, यानी कि रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता। तो इफ एक्सटर्नल टार्क एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी, इफ द एक्सटर्नल टार्क अबाउट जेड एक्सिस इज जीरो, अगर किसी रिजिड बॉडी पर जेड एक्सिस के अबाउट या किसी पॉइंट के अबाउट भी ये बात सच है, किसी पॉइंट के अबाउट अगर फोर्सेस का टार्क या मोमेंट जीरो है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम उस पॉइंट या उस एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट हो जाता है। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब है एंगुलर मोमेंटम की ना तो डायरेक्शन बदलेगी, ना तो मैग्नीट्यूड बदलेगा। इस प्रिंसिपल को हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल कहते हैं, कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। तो इसके पहले आप दो नेचुरल संरक्षण सिद्धांत पढ़ चुके हैं, दो नेचुरल कंजर्वेशन प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं। एक लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, लीनियर मोमेंटम कंजर्व कब रहता है, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व रहती है, जब एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन जीरो हो। और एंगुलर मोमेंटम आज मैं पढ़ा रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम किसी रिजिड बॉडी या किसी पार्टिकल का किसी फिक्स एक्सिस या किसी पॉइंट के अबाउट तब कांस्टेंट रहता है, तब कंजर्व रहता है, तब नहीं बदलता है, जब उस पॉइंट या उस एक्सिस के अबाउट रिजिड बॉडी पर कार्य करने वाले, लगने वाले फोर्सेस का मोमेंट
जीरो हो, यानी कि टॉर्क जीरो हो। तो यहाँ तक की बात आपको पूरा समझ में आ गई होगी। मैंने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी समझा दिया है आपको। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल कहते हैं इसको, कंजर्वेशन प्रिंसिपल। कल वाली क्लास में, इसके आगे वाली क्लास में कल हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चन करेंगे, कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत के न्यूमेरिकल करेंगे और रोलिंग मोशन पढ़ेंगे, जो कि थर्ड टाइप ऑफ मोशन है, जनरल मोशन या प्लेनर मोशन, या जिसे कहते हैं समतलीय गति, रिजिड बॉडी की, दृढ़ पिंड की समतलीय गति, जिसका एक एग्जांपल है रोलिंग मोशन आपके कोर्स में है। तो प्योर रोलिंग आपके कोर्स में है, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।